नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज बात करेंगे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर। 27 सितंबर 1925 में स्थापना की गई। संघ का एक लंबा सफर रहा और कई बार राजनीति के आरोप भी लगे। अपने सामाजिक कार्यकलापों के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की बात उनका मुख्य ध्येय है। तो चलिए 100 साल का सफर कैसा रहा उसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ संघ से ताल्लुक रखते हैं, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं धनंजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब और ओम सैनी साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं धनंजय सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगा। 100 साल का सफर है। आप और मैंने तो 100 स्थापना देखी नहीं, लेकिन हम इतिहास को पढ़ते हैं, जिन चीजों को फॉलो करते हैं उसके बारे में सुनते हैं। और आप लोगों के तो एक जो विचार परिवार जिसके नाम से जाना जाता है, लंबी फहरिस्त है। कोई भी कब क्या घटनाक्रम रहा, क्यों स्थापना की आवश्यकता पड़ी, क्या क्या खंड काल में क्या क्या संघ की स्थितियां बनी, तमाम चीजें मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में चाहूंगा कि आप इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे संघ को लेके, बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि समय कम रहेगा हमारे पास। योगेंद्र जी, संघ की स्थापना अपने आप में एक, मैं तो कहता हूँ, प्राकृतिक आवश्यकता थी उस समय की। सन 1925 में डॉक्टर जी ने जब चारों ओर प्रयास, आजादी का आंदोलन और सब प्रयास में लगे रहे, कांग्रेस के मूवमेंट में भी लगे रहे, लेकिन उनको भारत का भविष्य जो सुरक्षित नहीं दिख रहा था। तो भारत का भविष्य सुरक्षित किसके आधार पर होगा? हिंदुओं के आधार पर होगा। इस आधार को बेस बनाकर सन 1925 में डॉक्टर जी ने संघ की स्थापना की। जब स्थापना की उस समय, आप सही कह रहे हैं कि आप में, हम में से किसी ने वो कालखंड नहीं देखा है, पर मैं तो संघ का बहुत निकट रहा हूं, कुछ वर्ष संघ का पूर्णकालिक प्रचारक भी रहा हूं। तो मैंने पुराने प्रचारकों से सुना भी है कि संघ का एक दौर वो भी था जब हमारे प्रचारकों को बस खाने की नहीं थी तो वो रोटियों को सुखा लेते थे। 1948-50 के आसपास की बात है कि वो जिस घर में भोजन करते थे और कोई अच्छी रोटी बच जाए तो उस रोटी को सुखा लेते थे, और सुखाने के बाद जिस दिन भोजन नहीं मिलता था उसको पानी से गीला करके नमक और मिर्ची डाल के खा लेते थे। ऐसा दौर भी संघ ने देखा है और संघ का समर्थन भी देखा और विरोध भी देखा है। चाहे वो 1948 में महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा हो, चाहे आपके विभिन्न प्रकार के जो कांग्रेस के दल, कांग्रेस और वामपंथ के दुष्प्रचार जो हमारे संघ के बारे में रहे, उसका भी दौर है। मैं तो सीकर रहा हूं, तो सीकर में जो विधानसभा क्षेत्र धोद है, जहां कामरेडों का क्षेत्र बहुत वर्चस्व था वो वामपंथियों का, वहां भी एक दौर था कि उस दौर में। जी चलिए, धनंजय हमारे साथ में है। मैं तो उनका ये कहना है कि संघ ने कई कालखंड देखे और कई बार इस तरह की स्थितियां भी बनी कि कभी विरोध का भी सामना करना पड़ा, कुछ लोग जुड़ते भी चले गए। हाँ, ये बात लेकिन इतना जरूर कहना होगा कि एक संघ से जुड़े स्वयं सेवकों का एक बड़ा परिवार है और बड़ा परिवार कम नहीं हुआ, जुड़ता चला गया। वो विचारधारा आज भी कायम है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकेंगे। समय के साथ में चीजें बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकई संघ को स्थापित करती हैं, चाहे उनकी नियमित दिनचर्या की बात हो या दूसरे जो कार्यक्रम हैं वो। जी धनंजय जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, कंटिन्यू करें प्लीज। धनंजय जी, आप ही के पास में आ रहा हूं मैं। आप अपनी जो बात कह रहे थे उसे कंटिन्यू करिए। आपका म्यूट किया हुआ सर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, सिस्टम को अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, आपके यहां से म्यूट किया हुआ है। चले, मैं राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा जब तक। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। समय के साथ में चीजें बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो संघ का भी जो हमने, क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा है कि 27 सितंबर। जी चलिए, आप जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो धनंजय जी, आवाज आ रही है आपकी मुझे? मैं चलिए आपके पास में वापस लौटूंगा राजू जी, क्योंकि हमने भी इतिहास को पढ़ा है और संघ के बारे में पढ़ा है। 27 सितंबर
1925 में स्थापना हुई, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इनकी स्थापना की। तो समय के साथ में कुछ चीजों में बदलाव संघ में भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जब से संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है तो बदलाव निश्चित रूप से 100 साल की यात्रा है। डॉक्टर हेडगेवार ने स्थापना की, किन उद्देश्यों को लेके की, तो मूल उद्देश्य तो था कि व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण। तो उस व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के साथ जो हिंदुओं की एकता, कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा एक वो था जो संघ का मूल ध्येय था। उसके आधार पे तो संघ की जो निर्माण की प्रक्रिया, जो सबसे शुरुआती जो स्थिति है, वो शाखा से होती है। शाखा में जो नियमित जाता है उसके बाद वो आगे बढ़ता रहता है। तो संघ ने 100 साल में, मतलब जिसको कह सकते हैं, विविध क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विभिन्न क्षेत्रों में संगठन को खड़े किया, अलग अलग संगठन हो, चाहे मजदूर क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र हो, विद्यार्थी क्षेत्र हो, इस तरीके के जो उसके अलग अलग जो समाज के विभिन्न अंग होते हैं, तो उनमें अलग अलग तरीके से काम किया, महासंगठन खड़े किए। लेकिन सबका मूल उद्देश्य एक ये था कि राष्ट्र प्रथम की भावना से संघ के अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाना था। तो उस रूप में एक चलता रहा। तो विवादों में भी रहा, जैसा आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि संघ का विवादों से भी नाता रहा। बीच बीच में कई बार इमरजेंसी आपातकाल का दौर एक ऐसा आया जब संघ के ज्यादातर लोगों को मीसा और उसका रासुका के कानूनों के तहत अंदर किया गया, फिर बाद में फिर वापिस हुआ। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी ये संघ ने अपने एक इकाई स्थापित की, जनसंघ के नाम से। शुरुआती दौर में जनसंघ रही हुई, वो कालांतर में जनता पार्टी में उसका विलय हुआ। फिर वो जनता पार्टी में भी संघ के को ही लेकर उसका विभाजन हुआ, दोहरी सदस्यता को लेकर। और फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा माना जाता है कि संघ से ही पोषण मिलता है। संघ के जो ज्यादातर स्वयंसेवक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं या भी उनकी उसकी विचारधारा से जुड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हो गया, लेकिन संघ अपने प्रचारकों को, आप उसको भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से तो वह राजनीतिक दल है, लेकिन उसमें जो एक संगठन महामंत्री, संघ अपने पूर्णकालिक प्रचारकों को भेजता है। तो जो प्रदेशों में संगठन महामंत्री होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन महामंत्री हैं, जैसे मौजूदा समय में बीएल संतोष हैं, उनसे पहले हमारे राजस्थान के ही ये प्रकाश चंद जी यहाँ थे। तो उस रूप में भी कहीं ना कहीं देखें तो जो वो प्रचारक व संगठन महामंत्री के तौर पे जाते हैं, तो वो राजनीतिक, भाजपा राजनीतिक दल है, तो उसमें कहीं ना कहीं संघ के निर्णयों की या संघ क्या चाहता है उसकी बात वहां उसके नेतृत्व तक पहुंचाते हैं। अब मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो भी संघ के पूर्णकालिक प्रचारक ही रहे हैं। बाद में वो प्रचारक पद से मुक्त होकर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने लगे। बहुत से हम देखते हैं, राजस्थान के ही पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम जी माथुर, वो भी संघ के प्रचारक ही रहे हैं, संघ से मुक्त हो गए। अब भाजपा में कई लोग काम करते हैं, सुनील बंसल है जो राजस्थान के ही हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, वो संघ के पूर्णकालिक प्रचारक हैं। तो कहीं ना कहीं संघ का दखल भी है एक राजनीतिक क्षेत्र में। तो वो पहले जनसंघ के रूप में था, जनसंघ तो उसकी पूरी एक अपने आनुषंगिक संगठन के रूप में थी, लेकिन मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसका आनुषंगिक संगठन तो नहीं है, लेकिन एक ही विचारधारा, वो संघ की विचारधारा को राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं स्थापित करता है। तो ये एक चीज है, संघ ने खूब प्रगति की 100 साल में, एक विश्व का बहुत बड़ा सांस्कृतिक संगठन के रूप में अपनी एक पहचान रखता है। संकट के समय में भी यहाँ जैसे बाढ़, आपदा, जो जिस तरीके के संकट भी आते हैं उसमें भी संघ के स्वयंसेवक आगे खड़े रहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये सब चीजें हैं, लेकिन कुछ विवादों से भी उसका पीछा नहीं छूटता। कहीं जहाँ सांप्रदायिक दंगे होते हैं देश भर में, तो पहले तो संघ का ही हाथ उसमें बता दिया जाता था, तो उस रूप में भी उसको घेरा जाता था। तो ये एक चीजें हैं, जब वो संगठन, कोई संगठन राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में काम करता है तो उसके साथ विवाद भी जुड़ जाते हैं, वो आरोप प्रत्यारोप भी लगता है। तो एक जिस तरीके से इसने फैलाव किया, जो फैलाव हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं विवाद भी इसके साथ जुड़ते गए। लेकिन कालांतर में जब एक राजनीतिक सत्ता उसकी विचारधारा के लोगों के हाथ में आ गई, तो निश्चित तौर पे अब उसको उन चीजों से मुक्ति भी मिल रही है कहीं ना कहीं।
आज जैसे स्मारक डाक टिकट, सिक्का जारी होना, तो ये संघ की एक वो ये बताता है कि उसकी प्रतिबद्धता को कहीं ना कहीं सरकार स्वीकार कर रही है, अंगीकार कर रही है। अब ये एक अलग बात है कि जो सरकार है वो उसकी विचारधारा वाली है, तो निश्चित तौर पे संघ के साथ बहुत अच्छे काम भी जुड़े हुए हैं, तो विवाद भी उसका कहीं पीछा नहीं छोड़ा। विवाद भी आए दिन होते रहते हैं। आज विपक्षी दल हैं, जो भाजपा के विरोधी दल है, वो तो सीधे तौर पे आरोप ही लगाते रहते हैं। खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं, बहुत से क्षेत्रीय दल, वामपंथी दल है, वामपंथी और ये संघ का बहुत एक 36 का सा आंकड़ा रहता है, वो वामपंथी कहलाते हैं, ये दक्षिणपंथी कहलाते हैं। तो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट का जो एक झगड़ा है, लेकिन इन सब के बीच भी जो लेफ्टिस्ट हमारे देश में कहीं ना कहीं वो विचारधारा खत्म होती जा रही है, और उसके विपरीत हम देखें तो संघ की विचारधारा फैलती जा रही है। इसके ताजा उदाहरण है हमारे सामने पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है। जब वो वामपंथियों के गढ़ थे, वो वामपंथियों के गढ़ कहीं ना कहीं साफ हुए, तो उसके पीछे संघ का जो जमीनी स्तर पर काम है, उसी के कारण उन वामपंथी दलों को कहीं ना कहीं साफ होना पड़ा। आज त्रिपुरा में भी भाजपा की सरकार है, बंगाल में भी भाजपा एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ी हो गई। धीरे धीरे संघ का भी केरल जैसे प्रदेश में फैलाव नहीं हो पाया, लेकिन वहां भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है, सुदूर दक्षिण क्षेत्र में। अब शुरुआत में ये माना जाता था संघ जो हमारी जाति व्यवस्था है उसमें जो सवर्ण वर्ग है उसके ही ज्यादातर लोग इस संघ के से जुड़ते हैं, लेकिन कालांतर में संघ ने इसको भी कुछ कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा। हमारे दलित तबके के, पिछड़े वर्ग के, आदिवासी क्षेत्र के लोग भी इसमें संघ से जुड़ने लगे। आदिवासी क्षेत्रों में तो संघ ने बहुत ज्यादा काम किया, शिक्षा और सामाजिक स्तर पर जो काम संघ ने अपना वहां फैलाव किया। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कई ऐसी स्थितियां हैं कि आज भी, जैसे राजस्थान का एक उदाहरण देता हूं, वनवासी कल्याण परिषद के लोगों ने वहां काफी काम किया है, ये बात सत्य है। अदरवाइज ये माना जा रहा था कि राजस्थान में भी रेड कॉरिडोर बन सकता है, इसकी संभावना कहीं थी, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई थी, लेकिन काम किया वहां पे। मैं धनंजय जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं कई बार ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी के साथ में संघ काम करता है इलेक्शन के दरमियान, लेकिन खुलकर के नहीं आता। ये राजनीतिक दल भी जो आप बीजेपी के विरोधी हैं वो लगाते हैं। तो संघ को अपना एजेंडा साफ करके रहना चाहिए कि उनका कहना होता है कि संघ बिल्कुल क्लियर करे कि खुलकर ही मैदान में आए। पार्टी के संघ से जुड़े कुछ लोगों को पार्टी के पदाधिकारी भी बना दिया जाता है, वापस उनको ले लिया जाता है, जैसे उदाहरण भी प्रकाश चंद्र जी का दिया, ओम प्रकाश माथुर साहब का दिया, और भी बहुत सारे राज्यों के अंदर संगठन महामंत्री हैं, अभी भी हैं। तो ये एक स्थिति ऐसी आती है कि राजनीति भी करना चाहते हैं संघ के लोग और पीछे भी हटते हैं, ये आरोप लगते हैं कई बार। ऐसा है योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आज की मीडिया और प्रचार के अंदर मैक्सिमम जो आपको कवरेज मिलता है वो राजनीति और खेल को मिलता है। आप अखबारों में देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि संघ केवल भाजपा को ही सहयोग करता है। संघ के पास 40 ऐसे अनुसंधान संगठन है जिन्होंने जैसी आवश्यकता समाज के लिए बताई, संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ भी नहीं छोड़ेगा, अर्थात समाज का जो भी काम होगा, जो भी आवश्यकता होगी, हम उस काम को करेंगे। तो आज हमारे हर संगठन में संगठन मंत्री हैं, वो मांगते हैं संघ से जो भी मांगेगा, और संघ ने इस देश की राष्ट्रीयता को अपने कार्य का आधार बनाया है। इस देश को आधार बनाया, जो देश और इस राष्ट्रीयता की पहचान के लिए मांगेगा, संघ उनको कार्यकर्ता उपलब्ध कराता है। और कहीं वो पूर्णकालिक कराता है, जो संगठन मंत्री बोलते हैं, कहीं गृहस्थ उपलब्ध कराता है कि आपको भी करना है। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग इस काम में लगे हुए हैं। इसलिए ये आरोप कि केवल भारतीय जनता पार्टी में ही काम संगठन मंत्री है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, क्योंकि आज वर्तमान में समाज में जो परिवर्तन हुआ, 20, 25, 30 वर्षों में जो परिवर्तन बहुत बड़ा हो गया है, उस परिवर्तन के कारण जो इस देश के विरोधी विचारधारा के लोग हैं, हम उसको वामपंथी कह सकते हैं, तथाकथित सेकुलर भी कह सकते हैं, उनका प्रभाव जब कम होता दिख रहा है, तब वो एक अनावश्यक आरोप लगाना राजनीति का कि संघ इसमें राजनीति कर रहा है। संघ कोई राजनीति नहीं करता, कोई भी संगठन। इवन संघ के बारे में कहते हैं, कांग्रेस भी आके कहे कि जब हिंदुओं के लिए, इस देश की पहचान के लिए हम काम करेंगे तो संघ उसमें भी सहयोग करेगा। परंतु आप अच्छी नीयत से मांग तो करें, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, आप केवल आरोप लगाते हैं। इसलिए संघ ऐसा सभी संगठनों को, सभी विभागों, सभी जातियों में, सभी वर्गों में
सभी चाहे वो वनवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सब में ही काम करते जी, कुछ आपको लगता है कि समय के साथ में संघ की जो वर्किंग स्टाइल है उसमें भी बदलाव आया है? देखिए योगेंद्र जी, मैं बहुत बार कहता हूं कि संघ की कोई अपनी अलग से विचारधारा नहीं है। संघ ने इस देश की विचारधारा को अपना विचारधारा माना है, और इस देश की विचारधारा क्या है? भगवान राम ने कहा है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ के होती है, और भारत माता की जय, यही संघ की विचारधारा है। और ये संघ की क्या है? इससे पहले हमारे क्रांतिकारियों ने बोला, उससे पहले 1857 की क्रांति में नाम लिया गया, जब जो वंदे मातरम का जन्म हुआ, तो हमेशा से लिया गया। इसलिए आपने कहना, तो संघ का जो खास विषय है वो है दैनिक शाखा पद्धति, जो हमने इन 100 वर्षों में, जिसके माध्यम से व्यक्ति निर्माण की एक प्रक्रिया, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, और जिसका परिणाम है कि उससे निकले हुए व्यक्ति जिस क्षेत्र में गए वहां पूरा परिवर्तन कर दिया। उसमें से आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, संघ का एक सामान्य स्वयंसेवक जब आप पहुंचता है तो पूरी राजनीति की दिशा को बदल देता है। आज पूरी राजनीति केवल उनके ऊपर चर्चा होती है, जो संघ का स्वयंसेवक, क्योंकि वह गया ही देश के लिए। हाँ, तो जहां भी संघ का स्वयंसेवक जाता है उस विषय को बदलाव कर देता है। जी, राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। संघ का स्वयंसेवक जहां भी होता है, राजनीति हो चाहे दूसरी परिस्थितियां, उसमें बदलाव कर देता है। संघ में आपको लग रहा है कि कहीं कुछ अभी बदलाव है पहले की और आज की स्थिति में? संघ में भी काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर संघ में बहुत परिवर्तन दिख रहे हैं। जिस तरीके का अब तकनीक का युग आ गया, तो संघ को भी उसमें बदलना पड़ा कि किस तरीके से तकनीक के युग में आज उसको उपयोग भी, जैसे सोशल मीडिया का उपयोग है, बगैर आज सोशल मीडिया के बलबूते बड़े बड़े आंदोलन खड़े हो जाते हैं, तो संघ ने उसका भी उपयोग किया। जबकि संघ, आप देखें, आज से 20-25 साल पहले परंपरागत चीजों से ही आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन परंपरागत चीजें भी जरूरी है। एक इतिहास को हम देखते हैं या उसको पढ़ते हैं तो इतिहास को लेकर भी गौरवान्वित भी होते हैं, लेकिन देश में जब कुछ तरीके की और शासन व्यवस्थाएं रही, मुस्लिम मुगलों का आधिपत्य रहा, उसके बाद अंग्रेजों का आधिपत्य रहा। हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ, 1952 से हमारा संविधान लागू हुआ, तो हम उसके अधीन काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अब जो बदलाव हुआ, आजादी के बाद का बदलाव, तो संघ को उसमें भी बदलना पड़ा कि क्या जरूरतें होती हैं। तो संघ, ये बात निश्चित तौर पे सही है कि अभी जैसे धनंजय जी बता रहे थे कि और संगठन मांगे तो हम उनको भी कार्यकर्ता उपलब्ध करा सकते हैं, तो वो और जो राजनीतिक संगठन है वो तो मांगेंगे नहीं, कि वो कुल मिला के आपकी विचारधारा का विरोध करके ही वो अपनी राजनीति करते हैं। वो जिसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, आप उसको कथित धर्मनिरपेक्षता कहते हो, वो ये कहते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार हम धर्मनिरपेक्षता पे चलेंगे। आप कहते हो कि ये धर्मनिरपेक्षता नहीं, इसको नहीं है, यह छद्म धर्मनिरपेक्षता है, एक वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित देने वाली धर्मनिरपेक्षता है। तो ये एक विचारधारा का तो टकराव है ही। तो वोट दल तो आपसे मांगेंगे नहीं, क्योंकि आपके जो विचारधारा के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो इसमें अब संघ खुल के तो नहीं कहता, लेकिन एक कहीं ना कहीं सब लोग जानते हैं, जो संगठन महामंत्री काम करते हैं भाजपा में, वो संघ के ही पूर्णकालिक प्रचारक हैं। तो उन्हीं को धीरे धीरे कई तरीके के बदलाव आ रहे हैं। जो पूर्णकालिक प्रचारक थे वो पूर्ण रूप से राजनीति में भी शामिल हो जाते हैं। जैसे इस तरीके से हम देखें, मनोहर लाल खट्टर जो एक प्रचारक थे, वो राजनीति में हो गए, मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री बने। और भी कैसे कई उदाहरण है। पूर्व में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, वो भी एक संघ के प्रचारक थे, फिर वो बाद में गृहस्थ हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन आज वो पूरे उसमें परिप्रेक्ष्य में देखे, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो भाजपा पर पूरी तरह से संघ का कब्जा एक हम दूसरे रूप में कह सकते हैं। अब राजनीति में जाना कोई बुरी बात तो है नहीं, राजनीति में जाएंगे तभी एक अपने विचारधारा का जो फैलाव है वो कर पाते हैं। तो उस रूप में भी देखा जाए तो निश्चित तौर पे जो एक अलग वाली बात, एक सार्वजनिक तौर पे संघ के कई लोग कहते हैं, संघ के कई लोग उसको स्वीकार भी करते हैं कि भाजपा से हमारा जुड़ाव है। भाजपा के कई फैसलों में जो एक, जिसको कह सकते हैं कि झलक दिखती है,
वो संघ की विचारधारा की झलक दिखती है। इसलिए जी। पूर्ण रूप से जी राजीव जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा पिछले जो 2019 अभी जो इलेक्शन 24 वाले हुए उसके अंदर जेपी नड्डा का एक बयान आया था कि अभी बीजेपी को संघ की ऐसी आवश्यकता नहीं है। लबोलुआब ये था उनका जो बोलने का एक मतलब उसका मजमून था उसका। तो वहां से कहीं ना कहीं एक खटास या कड़वाहट, क्योंकि देखिए इलेक्शन के दरमियान इसमें कोई संदेह नहीं है, संघ के हर कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम करता है, इसमें कहीं वो नहीं है। और कांग्रेस भी उसी सावधानी से या दूसरी पार्टियां भी उसी सावधानी से काम करती हैं। तो क्या लगता है आपको कि यहां कुछ बीच में कड़वाहट भी रही बीजेपी और संघ के बीच, लेकिन जब मोहन भागवत जी जोधपुर आए, या यूं कहूं कि 2023 के 24 के चुनाव परिणाम से भाजपा को भी कुछ समझ में आया संघ की ताकत? देखिए युवन जी, ये दोनों मतलब जो मैं समझता हूँ, मेरी निजी राय है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की मजबूरी है। जो संघ का स्वयं सेवक है वो भाजपा के अलावा किसी का मतलब वो साथ या समर्थन नहीं कर सकता। इसी तरीके से भाजपा है कि उसको ताकत लेनी है किसी दूसरे संघ, भाजपा के अलावा किसी संगठन से, तो वो आरएसएस है। लेकिन पिछले चुनाव में जब जेपी नड्डा जी का जो बयान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम इतने बड़े बन गए संख्या सदस्यता संख्या के हिसाब से, तो उसको लेके कहीं संघ के बहुत से लोगों में हो सकता है शीर्ष स्तर पे नहीं या कहीं और, लेकिन बहुत से लोगों में कि ये भाव आया था कि अब भाजपा अपने आप को हमसे बड़ा मानती है, कि जबकि हमारी ताकत से ही भाजपा है, हमारे ही लोग भाजपा में है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को, संघ को भी और भाजपा को भी, ये महसूस हुआ कि कहीं ये एक अनायासी या जिसको कह सकते हैं भूलवश या गलती से ये नड्डा जी के मुंह से निकल गया, क्योंकि राजनीतिक वातावरण ऐसा था, उनसे सवाल जवाब हो रहे थे, तो हो सकता है उस फ्लो में उन्होंने कह दिया हो कि वो अपने एक स्वतंत्र राजनीति दर्शाने के लिए, उनका मंतव्य कतई नहीं हो सकता ये कि संघ को कोई दरकिनार, वो सोच भाजपा का कोई भी बड़ा नेता ये सोच ही नहीं सकता कि संघ को दरकिनार कर दिया जाए और हम अपनी राजनीति चला लें। जी चलिए, श्याम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा, संघ से उनसे विचारधारा से जुड़े हुए हमारे साथ धनंजय सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, और 100 साल संघ के पूरे हो चुके हैं, पूरे हो रहे हैं। तो क्या कहना है इस सफर को लेके आपका? देखिए, आरएसएस वो संस्था है जिसने, नेहरू जी ने इस देश के जो परेड हो रही थी तो उसमें शामिल करने का भी निर्णय जो लिया था। देश सेवा का ध्येय लेकर के चलने वाला संघ निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टी के रूप में तो बीजेपी को एक हिस्सा मानता है वो। और जिस प्रकार से कटुता बीच में आई थी जो 242 में जब भाजपा आई थी, तो भाजपा के समझ में आया कि बिना संघ के हम देश में सत्ता नहीं ला सकते, सही तरीके से कायम नहीं रख सकते। तो आज प्रधानमंत्री जी जो आज दिल्ली में जो 100 वर्ष का फंक्शन हो रहा है, उसमें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने संघ को लेकर के गुणगान किया, या भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले से जो संघ को तरजीह देने का काम किया, कि जिस प्रकार से संघ देश सेवा का काम करता है, वो जो भावना प्रकट की, उससे देखिएगा ये बात थी, जेपी नड्डा का जो बयान था निश्चित तौर पर उन्हें आघात लगने वाला था, जिस प्रकार से कि हमें भाजपा को संघ की जरूरत नहीं, पता नहीं अब नई जरूरत है। तो 242 आने के बाद बीजेपी को समझ में आ गया कि अगर स्थिति ठीक नहीं रही तो फिर हम सत्ता में भी नहीं आ सकते। लेकिन जिस प्रकार से संघ जो काम करता है, आपने भी देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की आपदाएं जब देश पे आई तो संघ ने वो करके दिखाया जो कि बाकी संस्था नहीं कर पाई, क्योंकि त्याग की भावना से जो आरएसएस का कार्यकर्ता होता है उसमें देश भावना की रहती है, देश के प्रति सम्मान, देश को आगे बढ़ाने का जो जज्बा आरएसएस के कार्यकर्ता में होता है वो बाकी के लोगों में देखने को नहीं मिलता। उसे स्वार्थी भावना से काम नहीं करता है संघ का व्यक्ति। तो इसलिए कहा जा सकता है कि देश की बड़ी संस्था आज देखेगा कि 100 साल पूरे होने के बाद उसे जानने के लिए, पहचानने के लिए जो उसका कार्यकर्ता है त्याग और बलिदान की भावना से काम करता है,
इसी संस्था को विशाल देखते हुए देखा। पहले छोटे स्थिति में हेगडेवार जी ने जो स्थापना की थी, जिसके प्रति आज प्रधानमंत्री जी जो कुछ आज गुणगान कर रहे थे, तो उनके समझ में भी आ रहा था। चलिए, एक मेरा सर छोटा छोटा सा सवाल होगा, मैं तीनों से आपसे जवाब लेना चाह रहा हूँ। छोटा सा सवाल है धनंजय जी, सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगा। राष्ट्र निर्माण और हिंदू राष्ट्र की बात संघ करता है अक्सर, कई बार मतलब एक हिडन एजेंडे में साफ साफ कहता है संघ, लेकिन हमारे यहाँ पे संविधान के साथ से चलता और धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा। तो क्या लगता है कि ये मांग कायम रहेगी या समय के साथ में संघ की अब ये जो मांग है वो प्रासंगिक नहीं रही? ऐसा है योगेंद्र जी, संघ की ये मांग कभी नहीं रही। संघ ने तो इस भारत को शुरू से हिंदू राष्ट्र माना है, और डॉक्टर साहब ने तो उस भीड़ में, कांग्रेस के कोई सम्मेलन की भीड़ में किसी ने कहा कि भाई कौन कहता है भारत हिंदू राष्ट्र है, तो डॉक्टर साहब ने अकेले कहा कि जब तक मैं एक भी हिंदू भारत में जीवित रहेगा, भारत हिंदू राष्ट्र। मैं डॉक्टर हेडगेवार कहता हूँ भारत हिंदू राष्ट्र, इसलिए हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं। इसलिए इसके लिए हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत की राष्ट्रीयता हिंदुत्व है, भारत की पहचान ये है, इसलिए संघ की नहीं, भारत को लेकिन दूसरे धर्म, धनंजय जी, दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं, वो कैसे मानेंगे अपने आप को हिंदुत्व? देखिए ऐसा है, भारत की पहचान हिंदुत्व से है, इस देश की धरती पर जन्मे संस्कृति से है। सावरकर का कहा हुआ एक श्लोक है कि आसिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमि का, अर्थात इस सिंधु में क्षेत्र में रहने वाले जो भी इस धरती को पितृभूमि पुण्य भूमि मानते हैं वो हिंदू है, और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा, आप इस पे क्या कहेंगे कि संघ मानता है कि मांग की आवश्यकता नहीं, हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है? ये संघ मानता है कि वो जो यहाँ दूसरे धर्म के लोग हैं कि उनकी मूल संतति जो है वो हिंदू धर्म से है या सनातन धर्म से है, लेकिन ऐसा है नहीं। संवैधानिक तौर पे तो हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का उसमें उल्लेख है और विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जिक्र भी आता है उनका, लेकिन संघ अपने कई तरीके के आंदोलन ऐसे चलाता रहा। जैसे उदाहरण के तौर पर राम मंदिर आंदोलन जो विश्व हिंदू परिषद ने चलाया, वो अस्मिता को लेके था। तो इस तरीके के जो विभिन्न तरीके के आंदोलन बहुत पहले हम पढ़ते आए हैं कि 1960-61 में गो हत्या को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, फिर बाद में ये राम मंदिर वाला आंदोलन चला। लेकिन जो संघ के उसमें है कि समान नागरिक संहिता वाली चीज अब आनी चाहिए, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं वो ये स्थापित करने पर लगी हुई हैं कि ये भारत जो देश है, हिंदुस्तान है, वो हिंदू राष्ट्र के रूप में हो। तो इसी चीज का तो दूसरे धर्म के लोग विरोध करते हैं। जी योगेंद्र, मैं श्याम जी चल रही आपसे एक आखिरी बात, ये मैं इस सवाल पे आपसे भी जवाब चाहूंगा, क्योंकि संघ ये मान के चलता है कि डिमांड है ही नहीं, भारत है हिंदू राष्ट्र, हर व्यक्ति जो यहाँ पे है वो हिंदू है, हिंदुत्व में विश्वास करता है। तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिएगा कि जिस समय संघ की स्थापना हुई थी उस वक्त हिंदुत्व ज्यादा थे, हिंदू आज भी ज्यादा है। अब संघ मुस्लिम को ये नहीं मानता कि वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। संघ में कई मुस्लिम भी काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी भावना ये नहीं है। देखिए वो संविधान को मानते हैं संघ वाले, ऐसा तो है नहीं संविधान को मानते नहीं। अगर संविधान को मानते हैं तो फिर देखिएगा भारत मूल रूप से जिस प्रकार से कहा जाता है कि भाई हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू कोई देखिएगा कोई धर्म तो है नहीं, हिंदू विचारधारा के आधार पर हिंदू माना जाता है, और वो नहीं श्याम जी, ये तो अपन मानते हैं कि ये हिंदू विचारधारा के नाम, हिंदू बाकायदा एक संप्रदाय, एक धर्म है। नहीं, धर्म नहीं है ना, आप यही तो कह रहे हैं कि धर्म नहीं, धर्म से जोड़ना गलत है। मैं योगेंद्र जी इसमें कह दूं, संघ जो पंथ निरपेक्षता वाली बात करता है कि पूजा पद्धति है अलग हो सकती है, लेकिन हम सब इस देश के हैं। पंथ निरपेक्षता वाली बात वो करता है, पूजा पद्धतियों को लेके वो कहता है कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन वो सब भारतीय हैं। भारतीय इन सेंस कि वो उसको स्थापित करने में है कि ये नहीं। तो राजीव जी, श्याम जी कह रहे हैं कि हिंदू देखिए एक विचारधारा है, धर्म नहीं है, आप सहमत हैं इससे? हिंदू तो एक धर्म है, विचारधारा वो पद्धति का वो कर देते हैं। अब वो अलग अलग सोच के लोग हैं, को जो धर्मनिरपेक्षता की वकालत करता है वो उस चीज को नहीं मानता,
और जो सनातन धर्म का मानता है वो कहता है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान के लोग, यहाँ विभिन्न धर्मों के जो लोग रहते हैं वो सब ये भारतीय सवाल मेरा है। आप वो लोगों से इस वजह से था कि संघ के 100 साल के सफर में भी यह एक ऐसा अहम मुद्दा है जो संघ से विरोधी या विचारधारा के लोगों को बनाया, और जो संघ की इस आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं कि जैसे अभी धनंजय जी ने कहा, क्योंकि धनंजय वही बात बोल रहे हैं कि जो यूं कहूं कि आधारशिला जिस मुद्दे को लेकर के या जिस भावना के साथ में, जिस आइडियोलॉजी के साथ में रखी गई थी, वो हिंदुत्व का मुद्दा था। और संघ का ये कहना है कि आक्रांताओं ने हमले किए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में जो लोग निवास करते हैं वो हिंदुत्व संस्कृति के लोग हैं, ये इनका अपना कहना है। लेकिन संविधान और जाति धर्म में उससे आप इनकार नहीं कर सकते, ना इसे खारिज कर सकते हैं। जिस दिन ये तो संविधान की पृष्ठभूमि में साफ लिखा हुआ है कि धर्म और जाति ये राष्ट्र के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप इसे खारिज भी नहीं कर सकते। आज लेकिन भी योगेंद्र जी, इस संविधान के मूल उसमें पंथ था, धर्म का सब तो उन्होंने बाद में जोड़ा है। पंथ निरपेक्ष से बाद की सरकारों ने उसको धर्म निरपेक्ष किया है जी, लेकिन हम इसे खारिज भी नहीं कर सकते। आज अभी आने वाले दिनों में जनगणना होगी, आप उसमें जाति और धर्म दोनों के कॉलम होंगे, उसे आप खारिज नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीजें जिसको लेकर के ही कंट्रोवर्सी जहां पैदा हुई, वही मैंने सवाल आप सबसे किया था कि दूसरी पार्टी के लोग या विचारधाराओं के लोग इस बात पर ही ऐतराज जताते हैं कि संघ ये दावा कैसे कर सकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। 100 साल के सफर में बहुत सारी चीजें देखी, संघ से जुड़े स्वयंसेवकों ने बहुत बार इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ा। मसलन 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई तो उस दौरान भी काफी बवाल मचा और काफी हंगामा रहा। इसी तरह से जब राम जन्मभूमि विवाद हुआ तो संघ पे प्रतिबंध लगाया गया। तो कुछ ऐसे अवसर भी आए जो संघ को उनका सामना भी करना पड़ा, लेकिन एक बड़ा एक परिवार लेकर के संघ आज भी चल रहा है। और मुझे लगता है कि इस आइडियोलॉजिकल तरीके से दुनिया में शायद हो सकता है कि सबसे बड़ा परिवार भी अपने आप को स्टैब्लिश करता हो, खासकर अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के। एक स्वयंसेवकों का एक लंबा सफर यहाँ तक का रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।